of the day. So today we have one live IPO that has started today, that is June 13, 2024, and it will continue till June 19, 2024, since there are many holidays on the stock exchange. ठीक है, तो this will close on 19th of June 2024, and the IPO name is United Coftab Limited. This is a SME IPO that will be listed on a BSE stock exchange. ठीक है, तो इसके बारे में अपन समझते हैं इस IPO की क्या डिटेल्स है. This summary is only for the purpose of educational purposes and they should not be considered as an investment advice. तो ये मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू भी पढ़ा देता हूं that this is only for educational purposes and not for इन्वेस्टमेंट एडवाइस. तो अभी अपन समझते हैं कि जो 300 पन्नों के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ था, जो कि मैंने वन पेजर में यहाँ पे जॉट डाउन किया है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में. तो कंपनी बनाती है कॉटन से कॉटन यार्न. तो कंपनी का धंधा है कॉटन से कॉटन यार्न बनाने का. सो कंपनी बनाती है कॉटन यार्न. कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है? तो मैंने बोला 9125 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है. 9125 मेट्रिक टन कंपनी प्रोड्यूसेस यार्न. तो अभी आपको मैं समझाता हूं टेक्सटाइल में कैसे होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले लेट से कॉटन फार्मर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो कॉटन फार्मर ने जब प्रोड्यूस करी तो वो लेट से कॉटन मील को दे देगा. ठीक है, जो कि क्या करेगी, मील उससे कॉटन से फाइबर बनाएगी. फाइबर से फिर क्या बनता है, यार्न बनता है. फिर यार्न से बनता है फैब्रिक. फैब्रिक से बनते हैं गारमेंट्स. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, मैंने बोला कॉटन जो खेतों में उगाई जाती है उससे सबसे पहले क्या बनता है, उससे पहले एक फाइबर बनता है. फाइबर फाइबर के थ्रू धागे बनते हैं जिसको हम रियल लाइफ में यार्न बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में यार्न बोलते हैं. तो देखो अपन ने क्या बोला, कॉटन, कॉटन से बनता है फाइबर, फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक और फैब्रिक से बनता है गारमेंट. ये होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस. तो अभी यूनाइटेड कॉफटैब लिमिटेड का नाम, जैसा कि नाम कॉटफैब, ठीक है, यूनाइटेड कॉटफैब लिमिटेड का नाम क्या है, कॉटन से जुड़ा हुआ है. तो ये कॉटन के लिए यार्न बनाती है, कॉटन वाले यार्न बनाती है. तो ये क्या करती है, फार्मर से कॉटन लेती है, उसको अपनी मशीन्स में डालती है, उससे पहले फाइबर बनता है, उससे फिर उसके बाद में उससे यार्न बनता है. तो ये इस कंपनी का काम है. इसका 9125 मेट्रिक टन यार्न पूरे साल में बनाने का काम है. इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 9125 मेट्रिक टन है और इन्होंने मार्च 2024 में 81% इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर लिया था और उसके बेसिस पे 115.29 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर लिया था. तो मैंने बोलूंगा 9125 में से इन्होंने 81% यूटिलाइज करके 7443 मेट्रिक टन कॉटन बनाया और उसके बेसिस पे इन्होंने 115.29 करोड़ का रेवेन्यू अर्न कर लिया. हालांकि कुछ बहुत ऑब्वियस सी बात है, इन्वेंट्री भी बची हुई है. तो अभी वो लेट से अगर अपन समझे इस तरीके से समझते हैं, 7443 में से इसने क्या किया होगा, 115 करोड़ की सेल कर दी और 13 करोड़ की इन्वेंट्री बना ली. तो मोटा मोटी देखे तो अपन 115 प्लस 13, 128 करोड़ की इसने वर्क ऑफ, यू कैन से 7443 मेट्रिक टन की शायद जो वैल्यू होगी वो 115 करोड़ और ये इन्वेंट्री की वैल्यू मिला के होगी. अब ऐसा क्यों है, ये कंपनी ना पिछले तीन, मतलब वैसे तो ये कंपनी 2015 में बनी हुई है, बस इसने काम जो मेजरली काम करना शुरू किया है दैट इज ओनली इन द ईयर एंडेड March 31, 2024. और यही एक इस इशू का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसिडर करोगे तो आपको इसे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इसके सिग्निफिकेंट ऑपरेशन जो स्टार्ट हुए हैं दैट इज इन द ईयर एंडेड March 31, 2024. और इसके पास एक बहुत बड़ी जमीन है दैट इज 7264 स्क्वायर मीटर्स की ये जमीन है, जो कि बेसिकली प्रमोटर ने लैंड दी थी अराउंड 53 लाख रुपीस के वैल्यूएशन पे टू द कंपनी. और उसके ऊपर कंपनी ने बिल्डिंग बनाई है अराउंड 4 करोड़ की. तो अगर आप देखोगे अराउंड, अगर आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है दैट इज अराउंड 4.76 करोड़, जो कि इतने एरिया में बना हुआ है दैट इज 7264 स्क्वायर मीटर्स. तो अपन ने भी कंपनी के बारे में समझा.
अपन ने बोला कंपनी क्या करती है, कॉटन लेती है फार्मर से और वहां से कॉटन यार्न बना देती है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,125 टन है। इसने इस साल में 7,443 मीट्रिक टन यूटिलाइज किया, जिससे शायद इसने 115 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया होगा और 13 करोड़ की अपने पास इन्वेंट्री बना के रख ली, क्योंकि ओपनिंग कंपैरेटिव पीरियड में इसकी कोई बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं थी। इसका मतलब जो भी सब्सटैंशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इस साल ही प्रोड्यूस हुई है। तो ये अपन ने समझ लिया, एरिया 7,264 स्क्वायर मीटर्स है। अभी प्रमोटर्स के बारे में चलते हैं। प्रमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दोनों का मिला के एक्सपीरियंस मोर देन 55 ईयर्स है। तो बेसिकली निर्मल कुमार मंगल चांद मित्तल, ये हमारे बेसिकली फादर है गगन निर्मल कुमार मित्तल जी के। तो अभी जो धंधा मेजरली देख रहे हैं वो हमारे गगन मित्तल जी देख रहे हैं, लेकिन इनके फादर को 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये भी बहुत बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है बिजनेस में, और इनका नाम प्रोस्पेक्टस में फाइल हुआ है एज ए प्रमोटर। तो एक बात और मैं बता देता हूं, इनकी एक और लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड पॉलीफैब लिमिटेड, ठीक है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है ना। वो एसएमई में ही वो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो बेसिकली निर्मल कुमार जी को 40 साल का एक्सपीरियंस है और गगन मित्तल जी को अराउंड 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बट है क्या दिक्कत, जो लिस्टेड कंपनी इनकी ऑलरेडी है दैट इज यूनाइटेड पॉलीफैब लिमिटेड, उसमें क्या है, इनके ऊपर आरोप है, गगन मित्तल जी के ऊपर आरोप है कि बेसिकली इन्होंने शायद उसका मतलब इनको शायद उसमें प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि कंपनी को एसएमई से मेन बोर्ड में जाना था, इसलिए कंपनी ने अपने शेयर के भाव बढ़ाए ताकि वो एसएमई से मेन बोर्ड आसानी से चले जाए। तो ऐसा कुछ एलिगेशन है जिसके ऊपर सेबी ने 48 लाख की पेनल्टी इम्पोज करी है। बट इसके अगेंस्ट अपील में जा चुके हैं यूनाइटेड पॉलीफैब लिमिटेड अलोंग विथ गगन मित्तल जी। तो ये केस अभी अनरिजॉल्व है as of the date of the issue, but it's an important fact that I want to bring to the notice of the you can say this is given in the prospectus, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और फिर जो मैंने अपने नोट्स बनाए उसको अपन समझते हैं। तो मैंने बोला कंपनी ने 115 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जिसमें से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 88.36 करोड़ आता है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अभी पावर कॉस्ट नहीं जुड़ी हुई है। तो अभी आप देखो ग्रॉस मार्जिन एक्सक्लूडिंग पावर कॉस्ट कम्स टू 23.34%, जो कि 26 करोड़ के अराउंड इन्होंने ग्रॉस मार्जिन अर्न किया है। तो अगर मैं मोटा मोटी बोलूं 23% का इनका ग्रॉस मार्जिन है, 23% प्लस पावर एक्सपेंसेस अराउंड 5% है। तो मान लो 23 में से 5% और घटा दो तो अराउंड 18% इनका नेट नेट मार्जिन बचता है ऑपरेशन से, ठीक है। मतलब सेल लेस सीओजीएस लेस पावर एक्सपेंसेस, दैट वुड कम टू अराउंड 18%। तो ग्रॉस मार्जिन में पावर एक्सपेंसेस अभी नहीं जुड़े हैं, जो कि अराउंड 5 करोड़ के। कंपनी के पास एक सोलर पावर प्लांट भी है जो उन्होंने सेटअप किया है इन इट्स प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2.2 करोड़। तो अगर मैं मोटा मोटी अपन अपन इनकम स्टेटमेंट को समझना चाहे तो 115 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसमें से अगर आप बोलो 18% मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज कॉटन जो मैंने फार्मर से प्रोक्योर करी, उसको जो कंज्यूम किया। दूसरा उसके अंदर वो भी जुड़ा हुआ है जो कि मतलब पावर एक्सपेंस को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा 18% ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। पावर एक्सपेंसेस को अगर एक्सक्लूड कर दूं तो 23.34%, जो कि 26.93 करोड़ मेरा ग्रॉस मार्जिन बैठ जाता है। तो मोटा मोटी अगर अपन सिंपल शब्दों में समझे तो 18% का अपना ग्रॉस मार्जिन बनता है अगर अपन पावर एक्सपेंसेस, जो कि अदर एक्सपेंसेस के हेड में इंक्लूडेड है इन दी प्रोस्पेक्टस फाइल, तो वो अगर अपन एक्सक्लूड कर दें। फिर अपन को समझना पड़ेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इनके 2 करोड़ के है, 2.19 करोड़ के है, जो कि 118 एम्प्लॉयज है कंपनी के पास। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो गगन कुमार मित्तल जी है, इनकी सैलरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी मतलब इनको सैलरी नहीं जा रही है और सिर्फ 118 एम्प्लॉयज है। तो अगर अपन एवरेज में देखेंगे ना, हर बंदे की एनुअल सैलरी जो आएगी, हर बंदे की जो एनुअल सैलरी आएगी वो अराउंड आएगी 1,85,000, जो कि मतलब इक्विवेलेंट टू 15,500 लेट से पर मंथ सैलरी बैठती है। तो ऑन एन एवरेज कंपनी के पास 118 एम्प्लॉयज है और इनकी कॉस्ट 2.19 करोड़ है। दिस इज इन द नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो इसको अपन फिक्स कॉस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। फिनेंस कॉस्ट कंपनी के पास अराउंड 47.5 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें कंपनी का खर्चा 3.37 करोड़ ही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कंपनी के पास कुछ
इंटरेस्ट फ्री बोरिंग्स भी है। तो प्रमोटर ने सिर्फ 3% रेट पे कंपनी को ब्याज दे रखा है। ग्रुप कंपनी ने एक कंपनी ग्रुप कंपनी है जिसने कंपनी को 7.24 करोड़ इंटरेस्ट फ्री दे रखे हैं, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक ने कंपनी को लोन दे रखा है 9%, इसमें सीसी लिमिट भी आती है, ठीक है। तो सीसी लिमिट भी है इसके अंदर और टर्म लोन्स भी है। उसकी एवरेज रेट मेरी 9% है, तो मैंने वो रेट लिख दी है। प्रमोटर ने 3% की रेट पे लोन दिया है। और बाकी कुछ अदर्स है जो भी शायद प्रमोटर ग्रुप से ही है, उन्होंने अराउंड 9% या 6% के छोटे मोटे लोन्स है, तो मैंने इसको 9% वाली कैटेगरी में डाल दिया है। तो अपना बेसिकली अगर अपन देखें, मेरा सिर्फ 3 करोड़ का खर्चा है ऑन एन इंटरेस्ट ऑन दी बोरिंग्स ऑफ 47.50 करोड़। इसका मेजर कारण क्या है? मेरे पे प्रमोटर्स की सिर्फ 3% पे लोन है 4 करोड़ के अमाउंट का। फिर मैंने बोला 7.24 करोड़ का लोन मेरे पे इंटरेस्ट फ्री है, और 35.58 करोड़ का लोन मोटा मोटी 9% के ब्याज दर पे है मेरे पे। तो मैंने बोला ये मेरे फाइनेंस कॉस्ट का एनालिसिस हुआ। अभी चलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मेरा 2.52 करोड़ है। ये भी मेरे पास किसके ऊपर आ रहा है? बेसिकली मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी में मेरे पास क्या क्या होगा? तो मैंने बोला सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? कॉटन आती है। कॉटन से मेरा ब्लोइंग मशीन में वो कॉटन बेसिकली उसमें से जितना भी थ्रैश है वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ब्लोइंग मशीन में फिर वो ब्लो होके मतलब उसका खारा कचरा निकल जाता है, और फिर वो जाती है कार्डिंग मशीन में। कार्डिंग मशीन के पास एक और मशीन में जाती है। तो मेरी मोटा मोटी 3-4 टाइप की मशीन है। तो कंपनी का मशीनरी पे जो खर्चा दैट कंपनी का जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है दैट इज 39.19 करोड़। तो कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, ये सारा इन्वेस्टमेंट इसी साल या मतलब लेट से लास्ट साल से हो रहा है। तो मतलब मार्च 2024 में ही मेजोरिटी ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी प्रोक्योर की गई है, और ये सारी मोस्टली आउट ऑफ इट इज इंपोर्टेड मशीनरी, ठीक है। तो 39.19 करोड़ की इन्होंने मोटा मोटी मशीनरी इंपोर्ट करी है। इसमें आप ब्लोइंग मशीन भी है, कार्डिंग मशीन भी है, और असेंबलिंग मशीन भी है, पैकेजिंग मशीन भी है। तो ये इनका मोटा मोटी, और इसकी यूजफुल लाइफ अराउंड 15 ईयर्स है। तो मेरा डेप्रिसिएशन मोटा मोटी देखोगे तो आप 2.52 करोड़ आ जाता है। बिल्डिंग मेरी 4 करोड़ से कैपिटलाइज हुई है। बेसिकली जो 7,236 7,264 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था, उस जो लैंड प्रमोटर ने दी थी एट द वैल्यूएशन ऑफ लेट से 53 लाख, उसके ऊपर मैंने बेसिकली बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है, जो कि इंक्लूडिंग लैंड प्लस बिल्डिंग इज इक्विवेलेंट टू 4.76 करोड़। ये अपन ने समझ लिया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन समझ लिया, पावर एक्सपेंसेस समझ लिए, अदर एक्सपेंसेस में कुछ प्रोफेशनल फीस है, अदर इनकम में इंटरेस्ट है। तो मैंने इन दोनों को सबको नेट करके 1.05 करोड़ का अमाउंट डाल दिया। तो अगर अपन समझे तो 115 करोड़ का अगर अपन मोटा मोटी 23% करें तो 26 करोड़ आता है। 26 में से 6 करोड़ पावर के माइनस कर दे तो मोटा 27 में से 27 करोड़ में से अगर अपन 6 करोड़ पावर के माइनस कर दे तो 21 करोड़ आता है। 21 करोड़ में से अपन समझे तो 118 बंदे हैं तो 2 करोड़ उनकी कॉस्ट है। 3.37 करोड़ अपना फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये बेसिकली इनका नेट टेट मेरा पीबीटी बन जाता है 12.02 करोड़, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 12.02 करोड़ बन जाता है, जो कि 10.42% है ऑफ द सेल्स, ठीक है। इस पे मेरा टैक्स बनता है एट दी टैक्स रेट ऑफ 27.87%। और फिर मेरा पैट बन जाता है 8.67। मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1.20 करोड़ प्रायर टू दिस इशू। तो मेरा प्रायर टू दिस इशू मेरा ईपीएस बन जाता है 7.23 रुपीज। अब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये डेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साल का है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कंपनी हैज हिस्टोरिकल फ्लक्चुएशंस इन ईपीएस। कंपनी का ईपीएस कंसिस्टेंट नहीं था, एंड इसका 2023 में ईपीएस था सिर्फ और सिर्फ 0.14 रुपी, एंड FY22 में था 0.02 रुपीज। तो मतलब इसका ईपीएस सिर्फ और सिर्फ इसी साल में बढ़ा है। उसका कारण क्या है? मशीन भी इसी साल में आई है, प्रोडक्शन भी मेजर इसी साल में हुआ है, और सब कुछ काम धाम इसी साल में हुआ है। और तो आपको पता होगा एसएमई आईपीओ लाने से पहले 3 साल के ऑपरेशन जरूरी है, इसलिए कंपनी 2015 में बन गई थी। बट अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखो और समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि मेजोरिटी ऑफ द ऑपरेशंस स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2024। इक्विटी क्या डेट इक्विटी रेशियो है? तो मैंने बोला 13.88 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स का लगा हुआ है, इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। बोरिंग्स की बात करें तो मैंने आपको जैसे समझाया 7 + 4 करोड़
ये 11 करोड़ की बोरिंग किसके है, प्रमोटर ग्रुप से है, मतलब 12 करोड़ की अराउंड बोरिंग्स इज फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप एंड आउटसाइड बोरिंग्स इज ओनली 35.58 करोड़, दैट इज फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। तो अगर अपन मोटा मोटी देखें तो 12 करोड़ का लोन है, 13 करोड़ का इक्विटी है प्रमोटर ग्रुप का, दूसरा 35.58 करोड़ की एचडीएफसी बैंक के बोरिंग है। ट्रेड पेबल 13.69 करोड़ का हमारा आउटस्टैंडिंग है एज एट मार्च 31 2024, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी एंड अदर लाइबिलिटीज अराउंड 2.91 करोड़ एंड 3.70 करोड़, तो टोटल कम्स टू 81.68 करोड़ जो कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। अभी ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया प्लांट एंड मशीनरी में। प्लांट एंड मशीनरी में भी अगर अपन बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर्स अदर्स तो अपन ने ये समझा। फिर अपन ने समझा ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने बोला 17.79 करोड़ की कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि अपन देखे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 17.79 डिवाइड बाई 115.29, राइट, 115.29 से अगर डिवाइड करके मल्टीप्लाइड विद 365 डेज तो मेरे पे रिसीवेबल डेज 56 डेज तक आते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली रहते हैं। तो दीज आर नॉट समथिंग एबनॉर्मल हाई डेज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें ऐसा मतलब इट अपीयर्स दैट द ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉट बेसिकली यू कैन से नॉट ओवर वैल्यूड, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में प्रोविजन बनाने की शायद जरूरत हो, एज अपेरेंट फ्रॉम द नंबर्स दैट हैज बीन गिवन इनटू द बैलेंस शीट। फिर अपन इसी तरीके से इन्वेंट्री डेज को देखें तो वो 44 डेज है। कॉटन इंडस्ट्री में नॉर्मल है 44 डेज का इन्वेंट्री रखना, तो दिस इज समथिंग आल्सो दैट इज नॉट अपीयरिंग अनयूजुअल। अदर एसेट्स भी एकदम क्लीन है, जो कि एफडी और जीएसटी के बैलेंसेस से रिलेटेड है, अमाउंटिंग टू 5.39 करोड़। तो कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी थी, उस पर बहुत सारा जीएसटी लगा, तो उस पर बेसिकली 5.39 करोड़ का मोटा मोटी 2-2.5 करोड़ की एफडी है, जो कि बोरिंग्स के अगेंस्ट बेसिकली प्लेज्ड है, एंड जीएसटी रिसीवेबल है 2-2.5 करोड़ का। तो मोटा मोटी बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एसेट साइड एकदम क्लीन नजर आती है, लाइबिलिटी साइड में कुछ है नहीं। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड पेबल को अराउंड 17 करोड़ 13 करोड़ पैसा देना है, इक्विटी वालों का 13 करोड़ है, और बोरिंग्स वालों का 47.5 करोड़ है। तो बैलेंस शीट मैं बोलूं तो बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एकदम क्लीन नजर आती है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के अगर आप देखो 1.20 है, तो अगर आप नेट इक्विटी को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के, तो आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर। तो 13.88 को जो इक्विटी है उसको डिवाइड कर दो अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के, तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आती है 11.56। अभी 11.56 की आपकी बुक वैल्यू और इशू प्राइस जो है वो 70 रुपए है, ठीक है। तो 11.56 की आपकी प्री इशू बुक वैल्यू है। अभी अपन जब नीचे इशू को समझेंगे तो अपन एनालाइज करेंगे क्या मतलब व्हाट इज द पोस्ट आईपीओ वैल्यू जो कि इक्विटी की हो जाएगी, ठीक है, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू। तो अगर कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला नेगेटिव पॉइंट अपन ने समझ लिया कि भाई ईपीएस कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा मैंने बोला यार सबसे बड़ी एक और चीज है जो कि मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरी जो 155.29 करोड़ की सेल है उसमें से मेरी 61.84 करोड़ अराउंड 53.65% सेल मेरी रिलेटेड पार्टीज को है, एंड 58.70 करोड़ की परचेजेस 58.70 करोड़ की परचेजेस। अभी परचेज का नंबर इसमें से नहीं दिखेगा क्योंकि बिकॉज दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन मान लो आप मोटा मोटी 88.36 में से 88.36 में से आपकी 58.70 करोड़ परचेजेस मोटा मोटी आपकी इतनी रिलेटेड पार्टी से है। तो मतलब इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी में भी मैं बता देता हूं ये यूनाइटेड पॉलीफैब से परचेजेस करते हैं मेजरली, एंड एक इनकी और रिलेटेड पार्टी है एसोसिएट कंपनी है जहां पे ये सेल करते हैं। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज फॉर इट्स रेवेन्यू एज वेल एज परचेजेस, बट कंसिडरिंग इट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल ग्रुप जहां पे मालिक एक ही है हमारे, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द सेम फैमिली ग्रुप, तो हो सकता है कि शायद कोई इशू ना हो इस पॉइंट को लेकर भी, ठीक है। फिर कंपनी ने इंपोर्ट करी है मशीनरी, कंपनी ने मशीनरी इंपोर्ट करी है अंडर ईपीसीजी लाइसेंस। तो आपको पता होगा ईपीसीजी लाइसेंस में जब अपन मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो अपन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती उस समय पे, तो इन्होंने 6.66 करोड़ की कस्टम ड्यूटी उस समय बचाई। बट अगर आपको कुछ फायदा हुआ है तो आपको कुछ बदले में देना भी पड़ेगा। तो कंपनी को 6.66 करोड़ के बदले में ईपीसीजी स्कीम ये बोलती है कि जितना आपको ड्यूटी सेव हुई है उसका आपको 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करना है इन दी पीरियड ऑफ 6 इयर्स। तो मतलब आपको अगले 6 साल के अंदर अंदर आपको जितना ड्यूटी सेव हुआ है
उसका 6 गुना आपको एक्सपोर्ट करना है सामान। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 6.66 करोड़ की इन्हें फायदा हुआ था, तो 6.66 करोड़ का फायदा हुआ था, तो इनकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनती है अगले 6 साल के लिए। दिस इज कमिटमेंट। तो कंपनी की कमिटमेंट है कि कंपनी एक्सपोर्ट करेगी 39.96 करोड़, ताकि वो अपनी ईपीसीजी पे जो ड्यूटी इसने सेव करी है वो उसको मेंटेन कर पाए। अगर मान लो कंपनी इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है तो कंपनी को ये जो ड्यूटी मतलब सेव हुई थी वो उसको रिफंड करनी पड़ जाएगी। तो एक तरीके से अगर आप देखो 6.66 करोड़ इज लाइक ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। अगर कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाई तो कंपनी के ऊपर एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि उसको ये ड्यूटी वापस देनी पड़ जाएगी सरकार को। और कंपनी की एक कमिटमेंट है, एक वादा है सरकार से कि भाई मैं 6 टाइम्स ऑफ दिस ड्यूटी आई विल एक्सपोर्ट टू दी फॉरेन नेशंस। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब ये कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट में लिए रखा है, जो आपको समझने की जरूरत है कि भाई अगर कंपनी नहीं एक्सपोर्ट कर पाती है, कंपनी आज की डेट में कोई भी एक्सपोर्ट सेल नहीं है, अगर कंपनी, ये लाइसेंस हमने 29 सितंबर के अराउंड लिए थे 2022 के अंदर, तो अगर अगले 6 साल के अंदर अपन 39.96 करोड़ जितनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो ये ड्यूटी हमें सरकार को देनी पड़ सकती है। कंपनी का डेट स्ट्रक्चर अपन ने समझ लिया, एचडीएफसी प्रमोटर ग्रुप कंपनी और प्रमोटर ने बहुत ही सस्ते दामों पे लोन दे रखा है। अगर ये लोन चलता रहा तो शायद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सही चलती रहेगी। बट मान लो अगर ये लोन किसी और इंटरेस्ट रेट से स्वैप हो जाता है, लेट से ये जो 12 करोड़ 13 करोड़ का लोन है जो कि अभी चल रहा है अराउंड 3% की रेट पे, अगर ये 10% पे चले जाएगा तो कंपनी का फिनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। कंपनी की पीपीएन अपन ने समझ लिया है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर्स, तो वो भी अपन ने पूरा समझ लिया। तो बैलेंस शीट अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बैलेंस शीट क्लीन नजर आती है। बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है जो 11.56 की निकल के आ रही है, इट अपीयर्स टू बी क्लीन। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अपन ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते, उसका कारण क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही साल के रिजल्ट है, क्योंकि बाकी के पिछले सालों का ईपीएस तो मेरा नेग्लिजिबल ईपीएस था। तो ये एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अभी इश्यू के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इश्यू ओपन होने वाला है जून 13 को, जो कि आज की तारीख है, बंद होगा जून 19 2024 को। ये फ्रेश इशू है, इसमें 51.84 लाख शेयर्स इशू हो रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹70। टोटल आईपीओ की साइज है 36.29 करोड़। इसमें से कंपनी क्या करेगी, 8% से तो इश्यू एक्सपेंसेस मीट करेगी, जो कि खर्चे होंगे लाइक अंडर राइटिंग, जो रजिस्ट्रार का खर्चा है, ठीक है, ब्रोकरेजेस का खर्चा है, तो वो सब कुछ मीट कर देगी इससे। ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 24% एंड वर्किंग कैपिटल के लिए 68%, तो 36.29 करोड़ का ये आईपीओ है। अभी अपन बात करते हैं व्हाट विल बी द पोस्ट आईपीओ एनएवी। तो अपन ने देखा प्री आईपीओ एनएवी क्या थी हमारी, 11.56। 11.56 वाज द एनएवी प्री आईपीओ। अभी कंपनी 52 लाख नए शेयर इशू करने जा रही है। 52 लाख मतलब 51.84 लाख अराउंड अप्रोक्सीमेटली टू 52 लाख शेयर्स, जो कि प्राइस होंगे एट ₹70। बट आपको पता है 8% इज माई इश्यू एक्सपेंसेस, तो 70 में से अगर आप 8 रुपीज 8% हटाओगे तो इट विल कम टू अराउंड 64.76 आपको मिलेगा नेट नेट पैसा, जिससे आपकी इक्विटी की वैल्यू इतनी बन जाएगी। तो आपकी रिवाइज्ड इक्विटी वैल्यू विल बी 47.45 करोड़ आफ्टर द इश्यू एंड योर नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1.72 करोड़। तो अगर आप देखोगे तो आपकी बुक वैल्यू विल इंक्रीज, क्योंकि आपने 52 लाख शेयर यू हैव इशूड at a premium of ₹60 of face value ₹10, that is it is priced at ₹70, तो आपकी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी 27.61। तो आपको जो ₹70 को कंपेयर करना है वो इस भाव से कंपेयर करना है, क्योंकि ये एक्चुअल भाव है जो शायद आईपीओ के बाद होगा। तो आप ये बोल सकते हो 27.61 बुक वैल्यू वाली कंपनी वो ₹70 पे लिस्ट होने जा रही है। तो अगर आप देखोगे बुक वैल्यू टू एनएवी, बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो आता है 2.54। अगर हम बुक वैल्यू आफ्टर आफ्टर आईपीओ कंसिडर करें, अगर अपन प्री आईपीओ कंसिडर करें तो इट कम्स टू 6.06। और अगर मैं ईपीएस को कांस्टेंट मानू 7.23 को, मैं अगर एवरेज नहीं लेता पिछले 3-4 सालों की, मैं ये मानता हूं कि जो 2024 का ईपीएस है वो कंसिस्टेंट रहेगा, तो उस ईपीएस पे कंपनी 9.68 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होगी। 9.68 के पी मल्टीपल पे ट्रेड होगी उस, अगर उस चीज को अपन समझे तो।
अगर अपन कुछ और चीजें बारे में बात करते हैं तो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो प्रमोटर्स की है वो 10 रुपए के अराउंड है। तो मैंने बोला 70 रुपए पे इशू ला रहे हैं कंपनी, और प्रमोटर्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए पे है। तो मैंने इसे एज ए पॉजिटिव पॉइंट इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जनरली बाकी इश्यूज में बहुत कम होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय द प्रमोटर्स। बट आई कंसिडर दिस पॉइंट टू बी न्यूट्रल। ठीक है, आप इसको ना पॉजिटिव भी मानो ना नेगेटिव मान सकते हो। ठीक है, प्रमोटर हैज अ लॉक इन पीरियड ऑफ प्रमोटर हैज ए लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रमोटर अपने शेयर नहीं बेच सकता 1 साल तक, और शायद कुछ लिमिट ये भी है कि वो शायद 3 साल तक भी नहीं बेच सकता, बट मैंने शॉर्टर ड्यूरेशन को यहाँ पे कवर किया है। प्रमोटर हैज अ लॉक इन पीरियड फॉर मिनिमम 1 ईयर, तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। तो मैंने बोला इट इज प्राइस्ड एट 2.5 टाइम 2.54 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू एंड 9.68 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग। ठीक है, बट द रियल चैलेंज इज कि क्या ये अर्निंग्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन हैज इन इट्स माइंड। सो आई हैव कंसीडर्ड दिस टू बी अ बिट नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं है जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगी। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.84% रहेगी ऑफ द पोस्ट आईपीओ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, ये फ्रेश इशू है, दिस विल नॉट बी यूटिलाइज फॉर ऑफर फॉर सेल। एक और दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट क्या है, कंपनी के टॉप 5 कस्टमर अकाउंट करते हैं फॉर अराउंड 68% ऑफ द रेवेन्यू। सेम इज द केस फॉर परचेजेस। कंपनी के अराउंड टॉप 5 वेंडर से परचेजेस है अराउंड अराउंड 80% ऑफ दी। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस नंबर, बट अराउंड मोर देन 70% ये नंबर है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये मतलब अगर आप देखो तो बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स, अभी देखो इसमें मेन कैच जो डिपेंड करता है ना, वो ये डिपेंड करता है कि भाई कितना सस्टेनेबल है ये 7.23 रुपए का ईपीएस। दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर बिफोर डिसाइडिंग योर एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑन दिस आईपीओ। बट कंसिडरिंग द पीई रेशियो एंड एनएवी ऑफ दिस एनएवी ऑफ द पीयर्स इन द कॉटन इंडस्ट्री, अभी आपको पता है कॉटन का मार्केट बहुत थोड़ा सा ठंडा चल रहा था पिछले 2 सालों से। आप देखो नाहर स्पिनिंग मिल्स, बहुत सारी कंपनी है जिसका शायद शेयर्स के फॉल हुआ था। तो कंसिडरिंग कंपेयरिंग विद द पीयर्स, दिस आईपीओ अपीयर्स टू बी फुली प्राइस, मतलब जो भाव दे रहे हैं 70 रुपए का वो ऑलमोस्ट फुली प्राइस्ड है इसके अंदर। बट दिस नीड्स टू बी कंफर्म थ्रू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। यू नीड टू एनालाइज इट, but I have given all of the facts relating to this IPO in this one document, and you can use it for the purpose of your analysis. But this video was only for the purpose of educational purposes, for helping out, let's say, research analysts, for is helping out, let's say, students, and that was the motive of this video. And it has nothing to do with sort of any investment recommendations. So that's it for today. Hope you have liked this video. Do subscribe to my channel. Do like this video because it helps in motivating and bringing such type of content to help students or help research analysts and help stock market enthusiasts. So that's it. Thank you. Thanks. Have a good day. Bye.